हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर। टॉपिक हमारा रहेगा कि मैथ्स क्या है, यानी कि उसको डेफिनेशन देने का प्रयास करेंगे, या जो उसकी डेफिनेशन दी जा चुकी है उन पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, और हमारे लिए मैथ्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये हमारा आज का विषय रहेगा। फिर थोड़ा और आगे चल के यदि हम देखें तो उसके ब्रांचेस की बात कर लेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है अक्सर कि वो उनकी क्लासेस तो बड़ी होती है लेकिन उनको मैथ्स के बेसिक्स ही नहीं पता होते। ये जो आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स के बेसिक, जिस पे हम चर्चा करेंगे, इसके मैं दो पार्ट बनाऊंगा। एक पार्ट तो आज फिनिश हो जाएगा, उसमें केवल हम उसकी ब्रांचेस वगैरह और ये सब चीज़ें बात करेंगे, जबकि दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको हमें किस तरह से अप्लाई करना होता है, उनके रूल्स क्या हैं। तो पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि हमें मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है, ये हमारी लाइफ में कहाँ पे काम आता है। तो एक बार थोड़ा उसी पे चर्चा कर लेते हैं कि हमारी लाइफ में किस तरह से ये काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें लाइफ में काम आने की, तो आप में से खेलते तो होंगे ही अधिकतर स्टूडेंट्स। तो जब आप खेलते हैं तो हमारे अलग अलग खेल होते हैं, कोई कबड्डी खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है। तो यदि हमें मान लीजिए कि हमें कहीं पे ना फुटबॉल का ग्राउंड बनाना है, हमें जगह दे दी गई है कि भाई ये ले लीजिए और इसमें अपना ग्राउंड प्रिपेयर कीजिए, बनाइए, जो भी करना है कीजिए। अब हमें पता है कि फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इस तरह से वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ये ऐसे होता है। रेक्टेंगुलर शेप का ये मीनिंग है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। तो आइडियल फुटबॉल ग्राउंड इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे गोल पोस्ट हो जाएगी, एक ये इधर हो जाएगा, गोल बन जाएगा, ठीक है जी। तो बट अगर बच्चों को दे दिया जाए, जगह दे दी है, ये बना लीजिए ग्राउंड, तो आपके आसपास यदि आप किसी फुटबॉल ग्राउंड को जानते हो जिसमें कि बच्चों ने ही बनाया है, किसी अथॉरिटी ने या उन्होंने नहीं बनाया, तो बच्चों ने खुद ही बना लिया है, तो वो आप अक्सर देखेंगे कि वो कुछ इस तरह से होगा। आप उसको गूगल अर्थ से भी देख सकते हो, उसी जगह पे आप देख लेना कि वो ना थोड़ा टेढ़ा होगा, इस तरह से होता है। मैंने तो कई जगह देखा है, ये कुछ थोड़ा इस तरह से, यानी कि ये इसके ठीक सामने नहीं होता, ये एंगल्स 90 डिग्री का नहीं होते। इसका कारण सिंपल है, क्योंकि इनको बनाने में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ उन्होंने नहीं किया। इसी चीज़ को हम यदि हम इसको अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पे बोधायन थ्योरम यूज़ करेंगे, जिसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, हालांकि वो बोधायन ने दी थी। खैर, तो उसके लिए तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि ये मान लीजिए हमें इस तरह से ग्राउंड बनाना है, परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप में बनाना है। तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट कॉर्नर्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये डायगोनल होता है, डायगोनल, और ये डायगोनल और ये इधर वाला हिस्सा, तो एक ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई, दो ट्रायंगल बन गई, और दोनों राइट एंगल्ड ट्रायंगल हैं, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है। तो खैर हम दोनों में से एक लेते हैं, और हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें ना डायमेंशंस का पता है, ग्राउंड के डायमेंशंस का पता है कि हमें 50 मीटर चौड़ाई चाहिए, हमें 50 मीटर चौड़ाई चाहिए, 50 मीटर और 120 मीटर लेंथ चाहिए। दीज आर आवर डायमेंशंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम और हमें ये तो पता ही है कि भाई ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये जो है दोनों ही, इधर ये वाला ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो इन दोनों का हम, अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम का आपको पता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो हम ये जो है
इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, सो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 1,44,000। 24 तो हम दोनों को जब सम करेंगे तो 1,69,000 हो जाएगा। तो देखिए 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर इज दिस विल बी दिस मच, ये 16,900 हो जाएगा। और ये हमें पता है कि एक नंबर का स्क्वायर है तो इसका हम अंडर रूट कर लेंगे। इसका जब हम सॉरी ये तो इतना ही है, ठीक है। तो ये जो साइड हो जाएगी डायगोनल है, यानी कि डायगोनल जो हो जाएगा या हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे 130 मीटर निकला, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, जो यहाँ पे मार्क करना है और एक यहाँ पे मार्क करना है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 130 मीटर होना चाहिए। हम सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, इट शुड बी 130 मीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस कॉर्नर से एक 120 मीटर लंबाई का वो लेके मेज़रमेंट लेके यहाँ पे हम एक आर्क बना देंगे। फिर यहाँ से 50 मीटर ओपन करके, मतलब कि 50 मीटर लेंथ पे जाके और इस तरह से छोटी सी आर्क ऐसे बना देंगे। सेम काम इधर भी कर देंगे, क्योंकि अभी मान लीजिए कि ये यहाँ पे नहीं है, हमने केवल अब अभी ये डायगोनल ड्रॉ किया था, सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ किया 130, तो इधर 120 मीटर और ये 50 मीटर। सेम काम इधर करना है, 50 मीटर और 120 मीटर। जहाँ पे ये टच हुए इसको इससे ज्वाइन कर दो, इससे भी ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इससे भी ज्वाइन कर दो। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आपको मिल जाएगा। तो मैथ्स के यूज़ से हमने बना दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें पता है कि भाई मान लीजिए हमने आम खरीदने हैं और आम का रेट है, अभी मान लेते हैं कि 40 पर केजी, 40 रुपीज़ 40 पर केजी, 40 पर केजी, ओके। और हमने 5 केजी मैंगो खरीदने हैं, तो 5 केजी। तो हमें टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को, शॉपकीपर को? तो ये हम क्या करेंगे, तो 1 केजी के लिए कितना है, 40 केजी के लिए कितना है, सॉरी 1 केजी के लिए 40 रुपीज़ है। तो 5 के लिए 40 प्लस 2 के लिए 40 प्लस 40, 3 के लिए 40 प्लस 40 प्लस 40, 4 के लिए प्लस 40 और 5 के लिए प्लस 40। 5 बार इनको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमें मिलेगा ₹200, 200 रुपये मिल जाएगा। बट बार बार जोड़ना, ठीक है, रिपीटिव एडिशन, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। हम इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 40 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है जी। तो ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। इसके अलावा तो एक तो ये हो गया, इसके अलावा अब ये भी हमने देख लिया। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है कि कोई अननोन वैल्यू की, हमने कोई अननोन वैल्यू निकालनी है कि भाई कुछ मेरे पास कुछ रुपए हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, मतलब कि किसी से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई मेरे पास कुछ रुपए हैं, उसमें मैंने 100 रुपये और ऐड किए, 100 रुपये और ऐड किए। तो 100 रुपये जब और ऐड किए तो मुझे 100 रुपये और मिले, तो मेरे पास ना टोटल 500 रुपये हो गए, टोटल ₹500, ठीक है, टोटल ₹500 हो गए। तो बताइए मेरे पास पहले से कितने रुपये थे। तो मान लेते हैं कि भाई पहले X रुपीज़ थे और प्लस किए 100 रुपीज़, तो हो गए 500 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने अननोन वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो ये इक्वेशन बन गई। इधर क्या है, 100 है, तो इधर क्या करेंगे, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो हमें केवल x चाहिए, तो प्लस 100 है तो -100 कर देंगे, -100। इधर भी 500 था तो -100, सेम ऑपरेशन बोथ साइड अप्लाई करेंगे। तो इससे ये देखिए ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू ये 500 - 100 400। या इसी को ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई 100 को उधर लेके चले जाओ, इधर प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा। तो जैसे भी आपको करना है। तो यहाँ पे हमने एक अननोन वैल्यू को कैलकुलेट किया, ठीक है जी, ये किया।
तो इस तरह से मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन कहीं अगर हम बात करें, हमने पहले बात की थी कि भाई मैथ्स को हम डिफाइन करेंगे, अगर हम इसको डेफिनेशन देने का बात करें तो इसको अलग अलग मैथमेटिशियंस ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी है, बट कोई भी नन ऑफ देम इज़ एबल टू डिफाइन इट एग्जैक्टली। हाँ, इट्स ओके। तो अगर हम बात करें इसको डिफाइन करने का, अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें कि डिक्शनरी मीनिंग की अगर हम बात करें तो क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि नंबर्स को और स्पेस को हम उसको इन चीज़ों को एरिया, लेंथ, स्पेस, इन सब चीज़ों को या वॉल्यूम, इनकी हम बात करते हैं तो इसीलिए डिक्शनरी मीनिंग कहीं ना कहीं मैथ्स का है, दैट मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ नंबर्स एंड स्पेस। सो इफ वी टॉक अबाउट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ मैथ्स, इट इज़ द साइंस of numbers and space। ओके, बट अलग अलग मैथमेटिशियंस ने इसको अलग अलग डेफिनेशन दी है, बहुत सारी डेफिनेशंस दी है। उनमें से एक दो मेरी फेवरेट हैं। अब बेटे यहाँ से करो, हिला दिया ना, चल। एक दो मेरी फेवरेट है। उससे पहले मैं आपको मैथ्स के कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा यूनिवर्स के। भाई यूनिवर्स में क्या, यूनिवर्स की जो चीज़ें हैं, क्या यूनिवर्स मैथ्स को फॉलो करता है? तो बात तो ये है कि यूनिवर्स केवल मैथ्स को ही फॉलो करता है। यूनिवर्स में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा। अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा, एक मैं सीरीज़ आपको बताना चाहूँगा। तो ज़ीरो तो लिखा है, ज़ीरो लिखा है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 1, और आगे मैं ना पीछे जो दो नंबर हैं उनको मैं ऐड करते करते एक सीरीज़ बनाऊंगा। तो 0 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा। देखो एक तरह की सीरीज़ बनेगी, मैथमेटिकल सीरीज़ है। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 3 और 5 को ऐड करेंगे 8, ये फिर उसके बाद 13, 8 और 13 को ऐड करेंगे तो 21, फिर 13 और 21 को ऐड करेंगे 34, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 55, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 89, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये क्यों बताई, ये इस सीरीज़ का नाम है। इसको वैसे तो फिबोनाची सीरीज़ बोलते हैं। ये इटली का एक मैथमेटिशियन था, बट एक्चुअल में ये भी भारत के ही एक मैथमेटिशियन ने इसको बताया था। सो ठीक है, वो चीज़ें बाद में हम बात करेंगे। तो ये एक तरह की सीरीज़ आपने देखी, इसमें ना एक रूल फॉलो हो रहा है कि भाई पीछे वाले दो नंबर्स को हम ऐड करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमें जो सीरीज़ है ये नेचर में बहुत ज़्यादा दिखती है। कैसे दिखती है? आपने फ्लावर्स तो देखे होंगे अलग अलग तरह के। आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाना, भारत में देख लेना, बहुत सी तरह के फ्लावर हैं। तो फ्लावर्स की ना वो जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, पंखुड़ियाँ, पेटल्स, ठीक है। तो वो जो पेटल्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है, या तो आपको मिलेगी वो 1, या तो 1 मिलेगी, या वो आपको मिलेगी 2 नंबर ऑफ पेटल्स, या आपको मिलेगी वो 3 या 5 या 8, 13। मतलब कि इनके बीच में जो नंबर आते हैं उतने नंबर्स के पेटल्स किसी भी फ्लावर पे मिलेंगे नहीं। ये यानी कि यहाँ पे हमें लग रहा है कि भाई जो यूनिवर्स है या जो नेचर है मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरी क्या, ये केवल ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ केवल उतनी ही है, हर जगह पे मैथमेटिकल पैटर्न मिलेंगे आपको। अच्छा, नदियाँ आपने देखी होंगी। नदियाँ क्या होती है कि कहीं से निकलती हैं और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता फॉलो करते हुए कहीं पे जो भी है उनका यानी कि समुद्र में मिल जाती है, जो जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ चली जाती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई रिवर निकली, यहाँ से निकली, और ऐसे ऐसे रास्ता फॉलो करते हुए यहाँ पे वो ओशन में मिल गई, ठीक है जी। तो एक तो हो गई इसकी ये लेंथ, ठीक है, टोटल ये। दूसरा हो गया यहाँ से और ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, जहाँ से वो निकली है ओरिजिन, और जहाँ पे वो उसका जो मुहाना है। तो अगर हम देखें इसको, हम अगर बोल रहे हैं L, जो ऐसे से जो एक्चुअल लेंथ है, और जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स का, उसको अगर हम बोले L, सो L डिवाइडेड बाय L, ये हमेशा ही आप देख लेना, किसी भी दुनिया की किसी भी नदी के बारे में देख लेना, ये हमेशा पाई होता है, पाई। तो ये भी एक अपने आप में अमेजिंग सी कुछ हाँ बेटा 2 मिनट चुप रहो।
तो कोई भी नदी है इस पैटर्न को फॉलो करती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई यूनिवर्स में मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ठीक है जी, मैथमेटिकल पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है, हर चीज़ मैथमेटिकल पैटर्न को फॉलो करती है। तो शायद इसीलिए इटली के जो मैथमेटिशियन हुए हैं और फिजिसिस्ट भी हुए हैं, गैलीलियो गैलीली, इसीलिए उन्होंने मैथमेटिक्स की जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि इट इज़ द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। इट इज़ द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। ओके, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि गैलीलियो को इन सब चीज़ों के बारे में पता था कि नहीं, कि भाई फ्लावर्स के पेटल्स और नदियों का, उन्होंने अगर उनको ये पता था तो ठीक है, अगर ये नहीं पता था तो दूसरे उन्होंने कुछ फैक्ट्स देखे होंगे, क्योंकि मैथमेटिकल फैक्टर्स की तो या पैटर्न्स की तो भरमार है। कोई भी फल है, फलों में या जो सूरजमुखी का जो वो फूल होता है या सीताफल जो होता है, उनके जो वो भी जो फ्लावर जो होते हैं वो भी फिबोनाची सीरीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हर जगह पे मैथमेटिकल पैटर्न होता है। जो पहाड़ हैं, पहाड़ों की ऊंचाई और साथ ही साथ जो उनके साथ मिलने वाली जो वो होती है, वैली होती है, घाटी होती है, उनमें भी मैथमेटिकल रिलेशन मिलता है। हर जगह पे मैथमेटिकल रिलेशन होता ही है। तो ये तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात की। हमने ये भी देख लिया कि भाई ये एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमारे काम आता है। इसकी और भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक ग्राउंड है या प्लेग्राउंड है या फिर कोई ना कहीं पे जगह है और हम उसमें टाइल लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली इसकी जो देख लेंगे BL लेंथ और ब्रेड्थ देख ली, और हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकाल दिया। ठीक है, एरिया भी एक चीज़ होती है, तो एरिया निकाल दिया। उसी तरह से हमने इसमें टाइल लगानी है, हमें ऑर्डर करना है कि भाई इतने टाइल हमें चाहिए, बट कितनी टाइल्स का ऑर्डर करें। तो उसका तरीका यह है कि भाई इसका एरिया निकाल लिया, L/B। ठीक है, L/B। ओके, और या इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं, कैपिटल। ठीक है, L/B। और फिर जो टाइल लेंगे हम उसके डायमेंशन देख लेंगे, L/B। ठीक है, और उसका एरिया हो जाएगा ये, उसका एरिया ग्राउंड का एरिया ये है, ये A डिवाइडेड बाय A टाइल का एरिया, और जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो उतना हमें ऑर्डर करना है कि भाई उतनी हमें टाइल्स चाहिए। दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि साइंस की अब ब्रांचेस की बात करते हैं, मैथ्स की। जैसे कि साइंस की जो ब्रांचेस होती हैं, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि केमिस्ट्री में हम एक तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिजिक्स में हम अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लॉज ऑफ नेचर पढ़ते हैं। इसी तरह से मैथ्स को भी क्या हम ब्रांचेज में बांट सकते हैं? डेफिनेटली बांट सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक वैल्यू थी, एक दूसरी वैल्यू थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास कुछ आ गया, कुछ मिला। ठीक है, यहाँ पे हमने केवल ना मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे हमने एडिशन किया होंगे। ठीक है, या तो हम एडिशन कर रहे हैं या केवल हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। अगर हम ये चार ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस ब्रांच को बोलेंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक, ओके। सो दिस इज द अर्थमेटिक्स, जिसमें के केवल चार बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। ओके, इनके अप्लाई करने के, इनको कैसे यूज़ करना है उसकी अलग से हम बात करेंगे। बट जहाँ पे हम कभी ना अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया, x आ गया, y आ गया, या कुछ और आ गया वेरिएबल, जहाँ पे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, अननोन्स के साथ डीलिंग करते हैं। अलॉन्ग विद दिस, ये चार बेसिक ऑपरेशन तो होंगे ही, बट साथ ही साथ हम कुछ अननोन को भी काम करते हैं, तो उस ब्रांच को बोलते हैं अलजेब्रा। आपने नाम सुना होगा, और आशा करता हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट्स को पहले से पता भी होगा, बट अगर नहीं पता तो आज से ध्यान रखना। अर्थमेटिक्स सिंपल बेसिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेट टूल्स होते हैं, प्लस माइनस, ये इनको बोलते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन किया? एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो यहाँ पे केवल जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, इनके साथ साथ अननोन्स को, ये मतलब एरिया, वॉल्यूम, लेंथ और ये सब चीज़ें जो एंगल वगैरह, ये जब हम इनके साथ जब डीलिंग करते हैं तो ये अलग ब्रांच होती है, क्योंकि केवल इनसे हम किसी चीज़ जगह का एरिया नहीं निकाल सकते, या फिर बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनको हम, उसके लिए अलग ब्रांच की ज़रूरत होती है। ज्योमेट्री, ओके। सो ये तीन ब्रांच हो गई। तो ये तीन ब्रांच तो होती हैं 10th क्लास तक, तो हम केवल इन तीन ब्रांचेस को करते हैं।
बट क्या इनके अलावा कुछ और भी रह गया कि कोई ऐसी भी चीज़ रहेगी मैथमेटिक्स में जिसको कि हम ना तो अर्थमेटिक्स से सॉल्व कर सकते या ना ही उसके लिए अलजेब्रा काफ़ी है, ना ही ज्योमेट्री, कुछ भी काम नहीं आएगा। देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अगर हमें मान लीजिए एक फिजिक्स में एक टर्म होता है वर्क डन, भाई हमने कितना काम किया, वर्क डन। ठीक है, मैं ये एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे ना जैसे हम लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं, मास को केजी में मेज़र करते हैं, इसी तरह से हम फोर्स को ना न्यूटन में मेज़र करते हैं, न्यूटन में। तो फोर्स होता है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10, जितना भी होता है। तो वर्क डन कितना हमने काम किया, उस काम करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स मान लीजिए हमने लगाया 5 न्यूटन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। ठीक है, एफ डॉट एस, ठीक है, नॉट क्रॉस, डॉट एस। सो मान लीजिए फोर्स है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन हमने लगाया और हमने 2 मीटर तक किसी ऑब्जेक्ट को 5 न्यूटन का फोर्स लगा के 2 मीटर तक उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, दूर ले गए हम 2 मीटर तक। तो हमने कितना वर्क डन किया, फोर्स 5 है, ये इतना है तो 10 हो गया, 10 जूल। ठीक है जी, वर्क डन को हम कैलकुलेट करते हैं जूल से। न्यूटन मीटर या जूल एक ही बात है। ओके, बट अगर ये जो हमारा फोर्स है, अगर ये हमारा 20 है, 20 न्यूटन है और सेम डिस्टेंस तक हम लेके गए हैं 2 न्यूटन तक, क्योंकि कोई भारी चीज़ है तो उसके लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए 20 न्यूटन लगाया तो ये हमारा आएगा 40 जूल। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए हमें ना कोई चीज़ ऐसे प्रेस करनी है, जैसे कि कोई स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग जो होता है, जैसे जैसे हम उसको प्रेस करते हैं, वो उसका जो रेजिस्टेंट जो फोर्स होता है, जो उसको अपोज करता है, वो और भी ज़्यादा होता रहता है। यानी कि स्टार्टिंग में हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फोर्स की वैल्यू हमें बढ़ाते रहनी पड़ेगी, अदरवाइज हम उसको मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा फोर्स के साथ वापस उसको भेजेगा। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया 5 न्यूटन से और बहुत ज़्यादा प्रेस करते करते 2 मीटर तक हमने उसको दबाया। एग्जांपल ले लेते हैं, 2 मीटर तक दबाया, ये बड़ा सा स्प्रिंग है, और 2 मीटर तक जब हमने पहुँच गए तो वहाँ पे 20 वैल्यू हो गई फोर्स की। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे 2 ही मीटर है। अगर हम इस केस में अगर हम वर्क डन निकालना चाहेंगे, तो फोर्स डॉट एस जो फॉर्मूला होता है, तो स्टार्टिंग में फोर्स की वैल्यू 5, लेकिन बढ़ते बढ़ते हो गई 20 न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस सेम है वो। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूँ, 5 इंटू टू करूँ या फिर 20 इंटू 2 करूँ। देखिए वर्क डन 10 जूल तब आया था जब 5 न्यूटन जो फोर्स था वो पूरे 2 मीटर तक ही 5 न्यूटन रहा। जब वो पूरे 2 मीटर तक 20 रहा तब 40 आया। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 है और फिर 20 है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी क्रिएट। आप सिंपल इन ऑपरेशंस के साथ उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप इसके साथ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप इसके साथ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये तीनों ही जो ब्रांचेज है फेल हो जाएंगी, और यहाँ पे फिर ज़रूरत पड़ी एक अलग ब्रांच की मैथमेटिक्स की, और उसको बोला गया कैलकुलस। ठीक है, यानी कि जब कोई एक फैक्टर टाइम के साथ साथ बदलता जा रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, तो वहाँ पे हम सिंपल इन ऑपरेशंस के साथ डीलिंग नहीं करेंगे, हम वहाँ पे उसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलस का यूज़ करेंगे। और कैलकुलस क्या होता है, 10th तक तो पढ़ाया नहीं जाता, बट 10th के बाद 11th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वगैरह चैप्टर है, और 12th में बहुत ज़्यादा डिटेल में है। 12th में फिर हम इसको पढ़ते हैं मैथ्स में। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन मैथ्स का। इसके साथ साथ इसके इंट्रोडक्शन में चलो थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, ये पॉजिटिव प्लस माइनस और ये सब जो है इनके बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। जो प्लस है, ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ अच्छा, ये जो प्लस है और ये माइनस है, देखिए ये दोनों ना प्लस और माइनस इनवर्स ऑपरेशंस हैं। ये क्या है, इनवर्स ऑपरेशंस। क्यों, क्योंकि 5 + 2 7, तो 5 + 2 7, तो 7 - 2 5, यानी कि एडिशन जो करेगा सब्ट्रैक्शन उसका उल्टा करेगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इनवर्स ऑपरेशन है, और अब आप समझ गए कि इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है। इसके साथ साथ ये जो प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है, ये कुछ एक तरह के हैं। भाई हम एक चीज़ को बार बार जोड़ रहे हैं, वही क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, रिपीटिव एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, और बार बार एक वैल्यू को एक दूसरी वैल्यू में से, सर्टेन वैल्यू में से बार बार हम माइनस कर रहे हैं, दैट इज डिवीजन। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा,
इसके साथ साथ ये जो प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है, एक मामले में और वो थोड़ा स्पेशल है। क्या है? ये है कि भाई अगर हम 2 इंटू 5 कर रहे हैं तो 10 आएगा, बट अगर मैं 5 को पहले लिखूँ और 2 को बाद में लिखूँ तब भी 10 आएगा ना, आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऐसे ही एडिशन है, 2 + 5 12 या 5 + 2 2 + 5 7 या 5 + 2 7, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को जहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ये आगे पीछे इनको लिख सकते हैं और फिर भी आंसर सेम आए, इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों क्या है? कम्यूटेटिव है। सो एडिशन और एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर कम्यूटेटिव, बोथ फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वहीं अगर हम इसकी माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन की बात करें या डिवीजन की बात करें तो 10 / 2 या फिर 10 - 2 = 8, जबकि 2 - 10 = -6। ये 10 लिखो ना यार, -8 ओके। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ये उसका मैटर करता है। इसी के साथ ये जो डिवीजन की अगर बात करें, 10 / 2 इज 5 या सो 2 / 10 इज नॉट सेम एज 10 / 2, तो ये आएगा यहाँ पे 1/5, अलग अलग वैल्यू आ रही। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन का भी अगर हम बात करें, इसी में ख़त्म कर देते हैं, दूसरे जब पार्ट की जरूरत ही ना पड़े। अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 2 + 5, दोनों पॉजिटिव हैं तो 7 आएगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव है, मान लीजिए 2 नेगेटिव है, -2 + 5, -2 + 5, ये क्या हो जाएगा? तो भाई -2 + 5 यानी कि सेम है जैसे कि 5 - 2, तो जो 3 आया था आंसर 3 ही आएगा, लेकिन इस बार नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, ये तो आंसर ये 5 - 2 है ना, 5 - 2, तो ये हो जाएगा 3। 2 + 5 7, ये तो ठीक है। लेकिन अगर हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करें, 2 - 5 कर दें, अगर हम 2 - 5 अगर हम कर दें तो ये क्या होगा? बड़ा नंबर जो है, बड़े नंबर को हम माइनस कर रहे हैं छोटे नंबर में से, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है जी, -3 हो जाएगा। तो ये हो गया। साथ ही साथ हाँ, तो एडिशन में ये होता है, अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को -3 -5, दो नेगेटिव नंबर्स, ये ऐसा ही है भाई, दोनों नेगेटिव नंबर को हम जोड़ रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -8। भाई मान लीजिए एक आदमी है, उसको 3 लाख रुपए किसी एक कंपनी के देने, किसी एक बैंक में देने हैं, कर्जा लौटाना है, और 5 लाख रुपए किसी एक जगह पे देना है, तो -3 और -5, क्योंकि कर्जे को हम नेगेटिव माइनस से डिनोट करेंगे, तो -3 -5 टोटल उसके कितना कर्जा है, तो 8 लाख रुपए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने ये बात ध्यान रखनी है। तो कुल मिला के पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं तो अगर पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो आंसर का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अब मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो पॉजिटिव को और नेगेटिव को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा साफ कर ही देता हूँ। तो अगर हम मान लीजिए पहले एडिशन की बात करें तो 2 + 5 दोनों ही पॉजिटिव हैं तो 7 आएगा। 2 - 5 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन बड़े वाला जो नंबर है वो नेगेटिव है तो -3, ठीक है जी। 5 - 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 पॉजिटिव, ठीक है जी, और दोनों ही नेगेटिव है, -2 -7 -9, मतलब कि -2 - 5 -7, ओके। ये हो गया एडिशन की बात होगी। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 2 × 5 = 10, सो 2 × -5 एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो -10, ओके। अगेन -2 × 5 इज अगेन -10, और -2 × -5 दिस इज अगेन पॉजिटिव 10, ठीक है। तो दो नेगेटिव नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि
हमें प्लस और माइनस या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ करना होता है। मैं अभी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर करने का प्रयास करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, ये हमने लिखा 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसका आंसर क्या करें? मैं दो अलग अलग स्टूडेंट्स को सेम क्वेश्चन देता हूँ, 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, पहले दोनों को जोड़ देता है। 5 प्लस 4 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज 18, दिस गिव्स 18। ओके, बट यहाँ पे ये बच्चा क्या करता है, 4 इंटू 2 पहले मल्टीप्लाई करता है, 8 आ गया, प्लस 5 करता है, एंड दिस गिव्स 13। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि विच ऑफ दीज इज करेक्ट, दोनों में से सही किसका आंसर है? आप ऐसे कुछ बोलेंगे ये सही है, कुछ बोलेंगे ये सही है, बट देखिए एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, उसके दो अलग अलग आंसर हैं, तो दोनों में से ठीक सीधी सी बात है, एक सही है एक गलत है। तो ये दोनों में से सही कौन सा है इसको हम बाद में डिस्कस करके, अब मैं आपको ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन होता है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है, वो मैं आपको समझा दूँ, तब आप बाद में अपने आप डिसाइड कर लीजिएगा कि इनमें से कौन सा सही है। सो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, सो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का रूल हमें सिंपल सी बात है, ये बोलता है सबसे पहले जहाँ पे भी आपको ये साइन दिखे, ये या फिर ये साइन दिखे, तो आपको पहले इनको कैलकुलेट करना है, इनके ऊपर जो मैथमेटिक्स है वो अप्लाई करना है। इसके बाद तो इनको क्या बोलते हैं, ये जो है इसका एक नाम है, इसका भी नाम है, इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस, और इनको बोलते हैं ब्रैकेट्स। एंड ब्रैकेट्स फर्स्ट, ब्रैकेट्स सबसे पहले तो इनको, इसके बाद अगर कहीं पे आपको कोई नंबर है उसकी पावर दिख जाए, या फिर जैसे कि पावर 3 4 ये, तो इनको बोलेंगे एक्सपोनेंट्स। तो उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एक्सपोनेंट्स। ओके, तीसरी चीज है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, और उसके बाद सबसे लास्ट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारा ये जो क्वेश्चन था, मैंने बोला था 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये था ना। तो हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स, तो वो तो इसमें है ही नहीं, तो उनकी चिंता छोड़ो। फिर एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर 2 3 4 ये वो भी नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब बात आती है इसकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ओनली। तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 2 8, और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि ये, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 5 13, सो 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे ना पैरेंथेसिस है। अब हम क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू रूल हमें पहले इनको कैलकुलेट करना है, यानी कि जो इनके अंदर है, मतलब इनको कैलकुलेट करने का क्या मीनिंग है कि जो इसके अंदर है उसको सॉल्व करना है। तो 5 प्लस 4 9 इंटू 2 18, तब 18 राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही इधर लगे हो तो इधर लगाने की पहले तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले यही सॉल्व करने का रूल है, ठीक है ना, ये है। अच्छा, अगर फिर उसके बाद ये जो है, मान लीजिए 5 प्लस 4 इंटू 3 स्क्वेयर है, तो हमने कहा पहले इसको सोल्व करेंगे, तो 5 प्लस 4 9 इंटू 3 स्क्वेयर इज 9, दिस इज 81। ओके, बट अगर क्वेश्चन इस तरह से है 5 स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 3 स्क्वेयर, तो ये तो सॉरी मल्टीप्लाई 3 स्क्वेयर,
यहाँ पे कोई बोलेगा कि भाई यार पहले बिना स्क्वायर किए पैरेंथेसिस को कैसे सोल्व करें, और अगर हम इसको ऐसा कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम मैथ्स का रूल तोड़ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पैरेंथेसिस को या ब्रैकेट्स को सोल्व करने का ये मीनिंग है कि जो उनके अंदर है पहले उनको सोल्व कीजिए, आप उनको कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद उसको बाहर अप्लाई कीजिए। तो 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29, 29 मल्टीप्लाइड बाई 29 मल्टीप्लाइड बाई 9 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29, 29 मल्टीप्लाइड बाई 9, दिस विल बी 290 माइनस 29, 261 आंसर। ओके, तो ये रूल हमें ध्यान रखना है। एक्सपोनेंट्स, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स ये हमने कर लिया। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की अगर बात करें तो इन दोनों में से, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, मान लीजिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में 5 माइनस 4 प्लस 6 है, या फिर 5 प्लस 4 माइनस 6, ये आ गया, या 5 माइनस 6 प्लस 4, 5 प्लस 6 माइनस 4, ये 4 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों ही ऑपरेशन एक साथ आ गए, और यहाँ पे तो केवल लिखा है कि भाई लास्ट में हमने इसको सोल्व करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। तो फिर इसको कैसे करें? तो यहाँ पे हमारा रूल ये तो बताता नहीं कि इन दोनों में से पहले किसको करें। तो इसका सीधा सा रूल है मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ओके, ये राइट साइड होगी। तो पहले लेफ्ट से राइट जाते टाइम पहले इसमें क्या आया? सब्ट्रैक्शन आया, तो 5 माइनस 4 पहले हम इसको करेंगे। ये 1 आया, 1 प्लस ये, तो 7 आंसर। इसमें 9 माइनस 6 ये 3, और ये -1 प्लस 4 यानी कि अगेन 3, क्योंकि -1 प्लस 4, ये 11 माइनस 4 7, 11 माइनस 4 7। सो दैट्स इट। सो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये कॉमन है सब बच्चों के लिए, ठीक है जी। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें, एक छोटी सी चीज़, छोटा सा पॉइंट और रह गया अलजेब्रा का, वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। करते करते याद आया तो भाई, अलजेब्रा में ना एक ऑपरेशन होता है, वो डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन होता है, यानी कि अगर कुछ भी दो, मान लीजिए कहीं पर लिखा है ना ए बी लिखा है, बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस वो कुछ भी नहीं है, किसी भी ऑपरेशन का साइन नहीं है, तो इन दोनों का माना जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो ए बी क्या है, यानी कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें कन्फ्यूजन फिर ये होती है कि भाई अगर 2 5 लिखा है तो हम कैसे पता चलेगा कि भाई ये 225 है या फिर 2 × 5 है। तो देखिए, अगर ये तो हैं वेरिएबल्स, ठीक है, तो वेरिएबल्स में तो डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन वो काम करेगा, लेकिन अगर इस तरह से 2 5 लिखा है तो ये 25 माना जाएगा, नॉट 2 × 5। अगर हम दिखाना चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों में से या तो दोनों को ही या फिर दोनों में से किसी एक को पैरेंथेसिस के अंदर ले आएंगे, तब हमें पता चलेगा भाई ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। ओके, और इसके अलावा अलजेब्रा में हम इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है ना। ये जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की या तो पावर 1 होती है या फिर 1 से ज़्यादा होती है। अगर पावर 1 है तो वो होती है लीनियर इक्वेशन, और अगर पावर 2 है तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उनको सोल्व करने के तरीके हम क्लासेस में सीखते हैं। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, और ये बहुत ज़रूरी रूल है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो तो ज़्यादातर बच्चों को आते ही हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में कन्फ्यूज़न रहती है, बड़े बड़े बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। तो इनको आप ठीक कीजिए, और ठीक है, मिलते हैं उसके बाद। अब अगली जो वीडियो है मैं प्रयास करूँगा, मैं बहुत जल्दी आज ही प्रयास करूँगा शाम को 12th क्लास मैथमेटिक्स की बनाऊँगा मैं, और एक कैलकुलस की मैं अलग से बनाऊँगा, क्योंकि फिजिक्स के लिए कैलकुलस बड़ा कुछ बच्चों को ना सिर दर्द रहता है। तो कैलकुलस की मैं अलग से सीरीज़ बनाऊँगा पूरी कैलकुलस की, जो कि कोई भी देख सकता है, उसको कोई भी सीख सकता है, लेकिन वो स्पेशली फोकस्ड होगी फिजिक्स के स्टूडेंट्स पर। मैथ्स के लिए, अगर 12th के मैथ्स के लिए बनाएं, वो तो अलग चलेगा ना, वो तो बिल्कुल ही, ये भी डिटेल में होगा जो मैं फिजिक्स के लिए बनाऊंगा, और ये भी सभी बच्चों को देखनी चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।